चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। बेटा, आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक पोर्शन पढ़ा रहा हूं। बेटे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूं और मैं आप सब लोगों को बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये वाला जो टॉपिक मैं आप सब लोगों को करवा रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं अभी एट प्रेजेंट आज की क्लास जो होगी वो होगी बेटे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर। आज की जो मेरी क्लास होगी वो होगी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर। मैं आप सब लोगों को ये वाली बात क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या रहता है, अगर हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में तो बेटे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होगा ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या पोर्शन क्या है मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखो, मैंने आप लोगों को अब तक इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक का सारा काम करवा दिया। अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 18 ये सारे इलस्ट्रेशंस मैंने आप लोगों को करवा दिए। बेटा, मैंने ना क्या किया आपको मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेशन जब करवाने स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको ना स्टार्टिंग फेज में मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं, आप मेरी बात को समझिएगा। जब मैं स्टार्टिंग फेज में आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था, आज की क्लास बढ़िया क्लास करवाने वाला हूं। अगर आप समझेंगे आज की क्लास को बढ़िया लेवल पर पहले चीजों को मैं मैनेज करके चलूंगा। और एक बात बता दूं, आज और कल जो मैं टॉपिक करवाऊंगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक मेजर पार्ट बनेंगे। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अभी मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैसे डील करते हैं वो बता रहा हूं। आपको याद होगा कल मैंने क्वेश्चन करवाया, लास्ट क्लास जो की थी उसमें मैंने 14 इलस्ट्रेशन करवाया था। उस इलस्ट्रेशन में मैंने क्या करवाया, मैंने ना पूरा का पूरा कैश फ्लो आपको बनाकर दिखाया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब जो लोग मेरे साथ इसको तरीके से कर रहे हैं उन लोगों को तो समझ में आ रहा है, और जो लोग तरीके से नहीं कर रहे हैं वो ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उन्होंने करना ही नहीं है। बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल में 3 एक्टिविटी में जाके बनता है। कौन कौन सी 3 एक्टिविटी है? पहली एक्टिविटी बनती है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहली जो एक्टिविटी बनती है वो बनती है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2 बनती है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और नंबर 3 बनती है कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटीज हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नंबर 3 फिनेंशियल एक्टिविटी। बेटे, मैंने आपको जब ये टॉपिक करवाना स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताया कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। तो मैंने आपको ये बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से, यानी कि बिजनेस का नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ वो हमें देखना है। बिजनेस ऑपरेशन से नॉन फिनेंशियल कंपनी की अगर मैं बात करूं तो भाई कैश में अगर आप सेल करते हो, अगर आप कैश रिसीव करते हो रॉयल्टी से या फीस से या कमीशन से, अगर आप कैश कलेक्टेड करते हो डेटर से, तो ये सब हमारे लिए क्या है? ये सब हमारे लिए कैश का इनफ्लो है। और कैश आउटफ्लो की बात अगर करें तो कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड फॉर एक्सपेंस और कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। जनरली ये सब बातें कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। लेकिन मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड में यूज होने वाली टर्म्स हैं, जबकि मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाया था इनडायरेक्ट मेथड से। तो इसलिए इन ट्रांजेक्शन का ना यूज ही नहीं हुआ। इन ट्रांजेक्शन के अलावा इनसे रिवर्स जो इनडायरेक्ट मेथड है, मैंने उस मेथड से क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आपके स्टडी मटेरियल में, आपकी बुक में भी उसी इनडायरेक्ट मेथड से है। तो थ्योरी पर्पज से तो डायरेक्ट मेथड तुम्हारे काम आता है, प्रैक्टिकल पर्पज से डायरेक्ट मेथड का डाटा काम नहीं आता, इनडायरेक्ट मेथड का डाटा काम आता है। सुनते जाना। लेकिन जब मैं बात करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, स्क्रीन पर मैं आपके लिए रख रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करता हूं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपके काम आएगा आज की क्लास में। आज की क्लास जो मैं करवाने वाला हूं, स्क्रीन पर जो ये थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी थ्योरी के बेस पर आज मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। क्या होगा जब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दिया जाएगा
तो बेटे आप लोगों को है ना एक क्या दिया जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाने के लिए दिया जाएगा तो आपको एक बैलेंस शीट दी गई हो, और उस बैलेंस शीट के बिहाफ पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। तो जब बैलेंस शीट दी गई होगी तो उस बैलेंस शीट की जो आपकी नॉन करंट एसेट्स हैं, ये देखो स्क्रीन पर मैंने एक वर्ड लिखा नॉन करंट एसेट्स, और बैलेंस शीट में दी गई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दो ऐसी चीजें हैं, नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बिहाफ पर हमें बनाना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसके बिहाफ पर आपको बनाना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटे अगर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को बनाने की हम बात करें तो आप ये देखिएगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहां से तो पैसा आएगा और कहां जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट पर बेस करता है। अगर मैं बात करूं कि पैसा आएगा कहां से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का जो इनफ्लो होगा, नंबर 1 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपके पास कोई भी फिक्स्ड एसेट है उसको सेल कर दो, सेल करने से, फिक्स्ड एसेट को सेल करने से पैसे आएंगे, तो वो इनफ्लो है। अगर मैं बात करूं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल करने से भी पैसे आएंगे, वो भी हमारे लिए क्या है, नॉन करंट। इन्वेस्टमेंट को अगर सेल करोगे तो इनफ्लो होगा। इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर हमें इन्वेस्टमेंट पर मिलता है तो वो भी कैश के इनफ्लो का एक रीजन बनेगा। और रेंट रिसीव ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हमें रेंट रिसीव होता है तो वो भी हमारे लिए कैश इनफ्लो का एक पार्ट होगा। इसके अलावा कैश आउटफ्लो की अगर मैं बात करूं तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे लिए क्या होंगी बेटे, कैश आउटफ्लो। तो एक हमारे पास है कैश इनफ्लो और एक हमारे पास है बेटे कैश आउटफ्लो। सबसे पहले तो मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूंगा कि इसी एक्टिविटी को कैसे डील किया जाएगा, तो इस एक्टिविटी को डील करने के लिए बेटे मैं आप लोगों को इसी बुक से, ये देखिएगा आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं और आप सब लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 19 पर। मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 19 से कंटिन्यू करवा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटे। क्या होगा इलस्ट्रेशन नंबर 19 में, देखिए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 19 कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। और इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसमें लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट लिखा प्लांट, इसने डायरेक्टली हमें बता दिया कि ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया और कितना सेल किया। जो प्लांट परचेज करोगे वो क्या होगा, आउटफ्लो, और जो प्लांट सेल करोगे, सेल करके जो पैसा आएगा वो क्या होगा, इनफ्लो। तो आप ये देखिए प्लांट कितने का परचेज और कितने का सेल हमें दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 2,40,000 की परचेज और 80,000 की सेल। गुडविल 1 लाख रुपए की परचेज है और पेटेंट 1,50,000 1,50,000 इसकी सेल है। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है इन्होंने, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ इनफ्लो है तो इनफ्लो में प्लस करना है, आउटफ्लो है तो माइनस करना है। मैं इन्वेस्टिंग में अप्लाई करके दिखा रहा हूं, लेकिन इसमें कोई ज्यादा काम नहीं है। जो इससे अगले वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें लेजर बनाने पड़ सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ सकती है, और मैं बताऊंगा इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर क्या इंपैक्ट आएगा। इसी के नीचे इन्होंने लिखा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। आपके पास डिबेंचर थे एज अ इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया 8,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड रिसीव एज अ इन्वेस्टमेंट 20,000 और डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 25,000। A plot of land was purchased out of the surplus funds of the investment purpose and was let out for the commercial use and rent ₹30,000 received। हमने एक लैंड कोई एक्वायर कर रखी है जिससे कि हमें रेंट रिसीव होता है 30,000। बेटे एक बात समझो, सबसे पहले जब तक क्रैमिंग करोगे, जब तक रट्टा मारोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। देखिए सबसे पहली बात मैंने लिखा कि जितनी तो आपकी नॉन करंट
सुनना मेरी बात, जितनी आपकी नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, जो कुछ भी है, और जितनी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जितनी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जितनी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, देखो जितनी आपकी नॉन करंट एसेट है और जितनी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये सब क्या है, ये सब बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, जितनी आपकी नॉन करंट एसेट है और जितनी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसका पार्ट है। ठीक, इनको परचेज करोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, इनको सेल करोगे तो कैश का इनफ्लो होगा। इसी तरह से नॉन करंट एसेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन में कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। इसके अंदर मैं आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। अब कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये देखिएगा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को डील करने का तरीका, इन्होंने प्लांट परचेज किया तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं आप लोगों को बेटे इलस्ट्रेशन नंबर, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 19 ये करवा रहा हूं फिलहाल। तो देखिए परचेज ऑफ प्लांट, इन्होंने बताया प्लांट हमने परचेज किया 6,20,000। अगर बेटे प्लांट परचेज करोगे तो माइनस में आ जाएगा। सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट, अगर प्लांट सेल करोगे 2 लाख रुपए का, तो प्लांट अगर तुम सेल करते हो तो ये प्लस में आ जाएगा। प्लांट अगर परचेज करोगे तो माइनस में आ जाएगा और अगर सेल करोगे तो प्लस में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन्होंने परचेज भी करके बताई है और सेल भी करके बताई है। तो देखिएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर परचेज की बात करें 2,40,000 जो हमने परचेज की है वो माइनस में आ जाएगी। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटे अगर हमने सेल किया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हमने सेल किया 80,000 तो ये हमारा जो है वो इसमें इधर ऐसे आ जाएगा। सेल करने से कैश का इनफ्लो होगा, वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास गुडविल के बारे में लिखा हुआ है, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल, अगर गुडविल हमने परचेज की है 1 लाख रुपए की तो वो हमारे लिए कैश का आउटफ्लो है। और सेल ऑफ पेटेंट, हमने पेटेंट सेल किए हैं 1,50,000 के, सेल करने से पैसा आएगा, ये मैंने डील कर दिया। परचेज और सेल करने से अमाउंट आएगा, वो मैंने डील कर दिया। फिर ये कहता है बेटे एक बात सुनो, देखो इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे, फिक्स्ड एसेट जब तुम खरीदोगे तो तुम्हें उनके ऊपर इनकम भी मिलेंगी। जैसे तुमने इन्वेस्टमेंट किया तो तुम्हें इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। अगर तुमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की तो तुम्हें उसका रेंट मिलेगा, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें इंटरेस्ट पेड करना पड़ा या तुम्हें डिविडेंड पेड करना पड़ा तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पेड किस पर करना पड़ेगा, अपने शेयर इशू किए हैं तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। आपने किसी से लोन लिया है तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो शेयर इशू किए या डिबेंचर इशू किए वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो उन पर पे किया गया इंटरेस्ट भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा। वो मैं इसके बाद जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन कंप्लीट होगा तब मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, तब ये वाली बात फिर से रिपीट करूंगा। लेकिन अभी आपको क्या देखना है
कि अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होगा तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, रिसीव होगा तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का, पेड करना पड़ेगा तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, फिनेंशियल का। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा। इन्वेस्टमेंट में लिखा, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। हमने डिबेंचर परचेज किए थे जिनको हमने एज अ इन्वेस्टमेंट रखा, तो वो हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होंगे, तो याद रखिएगा वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होंगे। लिखिएगा इंटरेस्ट, लिखिएगा इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा 8000 तो वो हमारे लिए इस एक्टिविटी का पार्ट है। फिर हमें लिखा गया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इशू, इसको छोड़ दो। फिर है डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर एज हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। बेटे डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमें डिविडेंड रिसीव होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो एज अ इन्वेस्टमेंट अगर हमें डिविडेंड मिलेगा तो वो हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। उसके बाद डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, डिविडेंड जो पेड करोगे वो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होता, पेड करना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, फिनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा। इसके अलावा इन्होंने बोला लैंड इन्होंने क्या किया है, कोई परचेज कर रखी है जिससे कि रेंट रिसीव होता है, तो जो रेंट रिसीव होगा, रेंट रिसीव ऑन लैंड, लैंड के ऊपर जो रेंट रिसीव होगा 30,000, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटे, इनफ्लो। तो ये सब इनफ्लो और आउटफ्लो बने, और इन सबको जो मैं टोटल कर दूंगा ना बेटा, इन सब का जो टोटल है इनफ्लो प्लस आउटफ्लो, अगर मैं इनफ्लो की बात करूं तो 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 150 प्लस 8,000 प्लस 20 प्लस 30, माइनस करेंगे आउटफ्लो में 1 लाख, माइनस करेंगे 240, माइनस करेंगे 620, तो मेरे अकॉर्डिंग 4,72,000 माइनस की फिगर आ रही है। और माइनस का रिजल्ट आने का मतलब कैश यूज्ड, एक वर्ड लिखेंगे कैश यूज्ड इन फिनेंशियल एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन फिनेंशियल एक्टिविटीज, इसे हम लोग नाम देंगे कैश यूज्ड इन फिनेंशियल, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैंने गलत लिखा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको यूज्ड बोलेंगे। अब सब लोग, सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दें, इतना आप लोगों को क्लियर, आगे बढ़ूं बेटा इससे, बोलिए। चलो इससे आगे की बात करते हैं बेटा। इससे आगे इलस्ट्रेशन नंबर 20 है मेरे पास, अब जरा चेक करिए, बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 20, ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। और अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बनाऊंगा क्या, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, तो उन एडजस्टमेंट्स के हमें बनाने पड़ेंगे बेटा लेजर। जो एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी हैं उनके लेजर बनाने पड़ेंगे। किस तरह से लेजर बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार जरा इलस्ट्रेशन नंबर 20 को पढ़िए अपनी बुक से। इलस्ट्रेशन नंबर 20 में इन्होंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी, बुक वैल्यू ओपनिंग में है 7,20,000, क्लोजिंग में है 8,60,000। ये तो हमें इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे दी। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे ना, ये कहता है डेप्रीशिएशन चार्ज एट द, डेप्रीशिएशन चार्ज कितना किया गया ड्यूरिंग द ईयर 85,000, और प्लांट एंड मशीनरी हैविंग द रिटन डाउन वैल्यू रुपी 1,10,000 सोल्ड फॉर रुपी 1,25,000 ड्यूरिंग द ईयर। एक हमें ये लिखा गया कि ड्यूरिंग द ईयर हमने प्लांट एंड मशीनरी को ड्यूरिंग द ईयर
हमने जो है वो परचेज और सेल किया, उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट जो करके चलेंगे। तो आप देखिए जरा इसके अंदर द ईयर कितने का प्लांट सेल किया वो भी मैं बताऊंगा, कितना हमने डेप्रिसिएशन लगाया वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे उसको डील करेंगे। तो ये देखिएगा, आप सब बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे, सबसे पहले सुनो, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास है। तो एक काम करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर एडजस्टमेंट में कैसे बनेगा ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर कैसे बनेगा ये मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं। ये देखिए, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर कैसे बनाएंगे ये मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी का लेजर कैसे बनेगा ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 7,20,000। तो यहां हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ये वैल्यू आएगी 7,20,000 ओपनिंग बैलेंस। आपको याद होगा 11th क्लास में भी आप लोगों ने डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग पढ़ते टाइम इस तरह के अकाउंट बनाए हैं, सेम बनेगा जो आप डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग में बनाते थे एसेट अकाउंट, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अब की बार क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो मैं बता दूं, क्लोजिंग बैलेंस को यहां रखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी के नाम पर कितना अमाउंट है बेटे, 8,60,000, ये बैलेंस सीडी है। ओपनिंग बैलेंस है 7,20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 8,60,000, ये वैल्यू आ गई। फिर हमें इसने बोला डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000। डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट है बाय डेप्रीशिएशन हमने कितना चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर 85,000। ये लीजिए, डेप्रीशिएशन का अमाउंट 85,000 ये आ गया। डेप्रीशिएशन के नाम पर हमने ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया था 85,000, ये वैल्यू आ गई। फिर इन्होंने क्या बोला, चेक करो, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग द रिटन डाउन वैल्यू रूपी 1,10,000 सोल्ड फॉर रूपी 1,25,000। करंट ईयर में एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू कितनी थी 1,10,000, हमने उसको कितने में सेल किया बेटे, 1,25,000 में। तो एक बात बताओ आप, एक प्लांट एंड मशीनरी इसमें से निकली जिसकी कीमत है 1,10,000 और आप उसको सेल कितने में कर रहे हो बेटा, 1,25,000 में। अब बताओ, एसेट सेल करोगे एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। पोस्टिंग करोगे तो क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। एसेट सेल करने में अमाउंट कितना निकल कर आया बेटे, 1,25,000। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ 15,000 का। तो प्रॉफिट जो है वो रिवर्स में आ जाएगा टू P&L अकाउंट 15,000, ये वैल्यू आ गई। अब सब लोग मेरे को पहले ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर होगी तो बेटा मैं इससे आगे की बात करूंगा। देखिए मेरे पास बैलेंस बीडी के नाम पर कितना अमाउंट है 7,20,000 और बैलेंस सीडी के नाम पर कितना अमाउंट है 8,60,000। अब इसने ये बोला कि करंट ईयर में डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट है ये कितना आ गया 85,000 और हमने एक एसेट को सेल कर दिया जिसकी वैल्यू है 1,25,000, जिसकी वैल्यू है 110, सेल हमने उसको किया 125 में। तो इसका मतलब ये कि हमें उसमें 15,000 का हमें हो गया बेटे प्रॉफिट, ये वैल्यू मैंने निकाल दी। अब इतना सारा वर्किंग करने के बाद बस और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, अब और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इन सब बातों के बिहाफ पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सुनो जरा, आपके पास ओपनिंग में 7,20,000 के एसेट है, भाई तुमने इतना तो लगा दिया डेप्रीशिएशन, तुमने इतने की एसेट सेल भी कर दी और ये देखो उसके बावजूद भी तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस कहीं ज्यादा है। सही बात है ना, ओपनिंग में तो कम है, तुमने सेल भी कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, तुमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया और फिर भी तुम्हारा क्लोजिंग ज्यादा बच रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है बताओ।
ऐसा तब हो सकता है जब ड्यूरिंग द ईयर हमने एडिशनल परचेज भी किया हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग यहां से क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्या करेंगे टू बैंक अकाउंट, यहां से बैलेंसिंग फिगर किस चीज के लिए निकालेंगे, परचेज के लिए। यहां से बैलेंसिंग फिगर किस चीज के लिए निकालेंगे, परचेज के लिए। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, क्रेडिट टोटल 85 प्लस 125 प्लस 860, तो ये वैल्यू आएगी 10,70,000। और डेबिट में कितना आएगा, 720 प्लस 15 माइनस करेंगे तो यहां से बैलेंसिंग फिगर जो मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ गया 335, ये परचेज की वैल्यू आ गई। बैलेंसिंग फिगर मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई परचेज की 3,35,000, ये वैल्यू निकल कर आई। आप सब लोग मेरे को पहले इतना बताएंगे कि इतना आपको क्लियर है क्या। अगर आपको इतना क्लियर होगा बेटे, तभी मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि इन सब बातों का आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट आने वाला है। ये जब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो ये जो बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब बातें मेरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन के एडजस्टमेंट बन के आएंगी। तो अभी एडजस्टमेंट को डील कैसे करना है वो मैंने आपको इस लेजर में बताया। अब अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी का लेजर मैंने बनवा दिया, अब प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम बेटा इसको जस्टिफाई करके चलते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी का जो ये लेजर मैंने बनाया, इसको हम लोग डील कैसे करेंगे, इसको हम लोग जो है इसका इंपैक्ट हमारे कैश फ्लो पर क्या पड़ेगा। देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का तो हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर में जो डेप्रीशिएशन लगाया, डेप्रीशिएशन कहां से राइट ऑफ होता है, पी एंड एल से। तो करंट ईयर का जो डेप्रीशिएशन है वो इफेक्ट करेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। मैं लिख रहा हूं, डेप्रीशिएशन का अमाउंट क्या इंपैक्ट डालेगा। अगर मैं तीनों एक्टिविटी बना रहा होता, ऑपरेटिंग भी बना रहा होता, इन्वेस्टिंग भी बना रहा होता, फिनेंशियल एक्टिविटी भी बना रहा होता, तो इसका इंपैक्ट ये आता कि जो ये डेप्रीशिएशन का अमाउंट है, अरे यार, ये जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है, ये जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है, ये बेटे मेरे पास कहां आएगा, देखिए ये वाला जो अमाउंट है, ये देखिए ये जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, ऐड होगा। इसके अलावा ये जो अमाउंट है, ये देखिए अगर हम लोग बात करें प्लांट एंड मशीनरी को हमने जो सेल किया, कितना सेल किया बेटे, 1,25,000। अब जो प्लांट एंड मशीनरी को हमने सेल किया ड्यूरिंग द ईयर 25,000 का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो सेल किया ना बेटा, इसका इंपैक्ट ये आएगा कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके प्लस हो जाएगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अगर तुम सेल करोगे तो सेल करने से पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। मैं हर एक बात आपको बताऊंगा। फिर मेरे पास है पी एंड एल, ये देखिए जो इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी सेल की थी उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ बेटे, 15,000। अब जो प्लांट एंड मशीनरी सेल की और उस पर तुम्हें प्रॉफिट हुआ, इसका इंपैक्ट क्या आएगा बेटा, इसका इंपैक्ट ये आएगा कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, याद करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। तो हमने जब इन्वेस्टमेंट को सेल किया, प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया, तो हमें इसमें कितना प्रॉफिट हुआ था, 15,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे कैश फ्लो में, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, लेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होती है। फॉर्मेट में जाकर देखोगे आपको समझ में आएगा। और जिन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर लिया, उनको ये बात पता है कि यस ऑपरेटिंग में जाके ये एडजस्ट होगा। इसके अलावा ये देखो, ये जो हमने प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया,
अब प्लांट एंड मशीनरी को सेल करके जो अमाउंट आया, सुनते जाना ध्यान से, प्लांट परचेज किया, सॉरी, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज करने से बताओ कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? परचेज करने से पैसे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे। जाएंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो होगा इसलिए कौन सी एक्टिविटी में शो करेंगे बेटा इसको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के इसको हम लोग करेंगे बेटा माइनस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर के हम इसे क्या करने वाले हैं बेटे? माइनस करने वाले हैं। आप मेरे को बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के माइनस होने वाला है। आप सब बच्चे मेरे को बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? फटाफट से बता दीजिए ये वाली बात सबको डन है क्या? बताइए। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि किस तरह से अकाउंटिंग जो है वो हमें करनी है। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बोलिए। सही है, चलो मैं आगे। आइए, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 21, एक और इलस्ट्रेशन इसी तरह का मैं आपको करवा रहा हूं। बेटा सबसे पहले जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, आपके एग्जाम पेपर में इन्हीं को मिलाकर के आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो मैं इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करके चल रहा हूं, इनको मैं बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करके चलूंगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूं, सुनो मेरी बात आप ध्यान से, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूं, इसमें लिखा गया कैलकुलेट नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें इन इंफॉर्मेशन से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाना है। बिल्डिंग की हमें रिटर्न डाउन वैल्यू दी है। बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू है 6 लाख और क्लोजिंग वैल्यू है 7,50,000। बिल्डिंग की ये वैल्यू हमें गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो बातें हैं। एक तो लिखा गया बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपी 1 लाख ऑन विच 30,000 एक्यूमुलेटेड एज डेप्रिसिएशन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 60,000। मतलब ये आपको कंफ्यूज कर रहा है एक्चुअल में। ये कहता है कि एक बिल्डिंग जिसकी कीमत कभी 1 लाख रुपए रही थी और लाइफ में उसके ऊपर 30,000 का डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं, तो प्रैक्टिकली आज उसकी कीमत 70,000 रुपए है, 70,000 आज उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। और आज हम उस एसेट को कितने में सेल कर रहे हैं? 60 में। तो इसमें आपको 10,000 का लॉस होगा। और फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 में इसने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर रुपी 50,000। करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाया है? तो बोला गया 50,000 करंट ईयर में बिल्डिंग के ऊपर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया। तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा मैं आप लोगों को इसका बिल्डिंग अकाउंट जो है वो बनाकर दिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसका बिल्डिंग अकाउंट जो है वो बना करके दिखा रहा हूं कि इसका बिल्डिंग अकाउंट कैसे बनेगा। पहले तो मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं कि भाई इसका जो बिल्डिंग अकाउंट है, पहली बात तो ये कि भाई इसका बिल्डिंग अकाउंट कैसे बनेगा, पहले तो मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं। पहले हम इसका बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद मैं बिल्डिंग अकाउंट बनाने के बाद आपको बताऊंगा कि इसका मेरे कैश फ्लो के इनफ्लो या आउटफ्लो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक बात है ना? चलिए इसमें देखिएगा जरा, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है 6 लाख, तो यहां लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटे? 6 लाख। और बाय बैलेंस सीडी, बिल्डिंग का जो बैलेंस सीडी है वो हम लोग लिखते हैं 7,50,000। ये लीजिए, ये बिल्डिंग का हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। चलो फिर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा गया कि बिल्डिंग जिसकी कॉस्टिंग है 1 लाख, बिल्डिंग जिसकी कॉस्टिंग है 1 लाख और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 70। तो भाई ऐसी सिचुएशन में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 70। हमें ये देखना है कि एक्यूमुलेटेड था वो हटा दो, मतलब ये तो करंट ईयर में नहीं लगाया है, ये पास्ट में लगा चुके हैं। भी पास्ट में एक बिल्डिंग जो हमने 1 लाख रुपए की परचेज की थी, 30,000 उसके ऊपर अपन ने डेप्रिसिएशन लगा दिया
बिल्डिंग की कीमत है 70,000 और 70 वाली बिल्डिंग तुमने कितने में सेल कर दी बेटे? 60 में सेल कर दी। तो इसका मतलब ये कि तुम्हें 10,000 का लॉस हो गया। यहां मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट 60,000 और बाय P&L अकाउंट आपको इसमें कितने का लॉस हो गया? 10,000। पहले तो सब बच्चे ये बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या? अपन ने बिल्डिंग को सेल कितने में किया? 60 में, और अपने को इसमें कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000, ये बोला गया। आगे हमें क्या लिखा हुआ है पढ़ो। डेप्रीशिएशन फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर में जो डेप्रीशिएशन लगा वो अलग है। बाय डेप्रीशिएशन बताइए जरा, करंट ईयर में आपका बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन कितना लगा? करंट ईयर में आपका डेप्रीशिएशन लगा 50,000, तो ये वैल्यू आ गई। करंट ईयर में जो डेप्रीशिएशन लगा वो वैल्यू आ गई। तो यहां से मेरे पास ये सब बातें आने के बाद यहां से जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी टू बैंक अकाउंट, ये परचेज ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये बिल्डिंग परचेज की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होकर के आएगी। बिल्डिंग परचेज की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होकर के आएगी। अगर मैं बात करूं 60 था क्रेडिट टोटल, 60 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 750, तो ये वैल्यू है 8,70,000। ये वैल्यू है 8,70,000, जबकि मेरे पास डेबिट में है 6 लाख, यानी कि यहां से बैलेंसिंग फिगर अगर आप चेक करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, ये मैंने परचेज की फिगर निकाल दी 2,70,000, ये हमारी परचेज की फिगर आ गई। अब सब लोग, सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिए बेटे। अगर तुम बिल्डिंग परचेज करते हो, देखो अगर तुम बिल्डिंग परचेज करते हो तो बिल्डिंग का ओपनिंग और अब बिल्डिंग अकाउंट का इंपैक्ट क्या आएगा? बिल्डिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग इंपैक्ट तो कुछ आना नहीं है। सुनते जाना, बाय बैंक अकाउंट, ये बताओ हमने बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, इस बिल्डिंग को तुमने कितने में, बिल्डिंग को तुमने कितने में सेल किया? बाय बैंक 60,000। तो सेल ऑफ बिल्डिंग से कैश इनफ्लो होगा या नहीं होगा, ये बताओ जरा। सेल ऑफ बिल्डिंग से कैश इनफ्लो होगा या नहीं होगा? सेल ऑफ बिल्डिंग से कैश इनफ्लो होगा। और सेल ऑफ बिल्डिंग से अगर कैश इनफ्लो होगा तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? तो मैं आपको बता दूं, सेल ऑफ बिल्डिंग से जो कैश इनफ्लो होगा ये बेटा मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके क्या होना है? प्लस होना है। कैश इनफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग में जाके क्या होगा बेटे? प्लस। यही तो बातें हैं जिनसे मिलाकर के आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो इन सब बातों के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ये बताओ, सेल करने पर तुम्हें कितने का लॉस हुआ? 10,000 हुआ। 10,000 जो लॉस हुआ ये कहां से राइट ऑफ हुआ होगा? P&L से। और P&L से रिलेटेड कोई भी फिगर है वो कौन से एक्टिविटी का पार्ट होगी? ऑपरेटिंग का। क्योंकि लॉस हुआ था तो ऑपरेटिंग से माइनस हो रखा होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन तुमने लगाया करंट ईयर में, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके वापस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये अमाउंट टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट हमारे पास 2,70,000, ये अमाउंट जो है इसका हम क्या करेंगे? तो ये हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? तो मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग परचेज करना हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके हम क्या करेंगे? उसको वापस से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि कैश का आउटफ्लो है। परचेज करने से कैश का आउटफ्लो होगा, परचेज करने से कैश का आउटफ्लो होगा, और कैश का अगर आउटफ्लो होगा तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा बेटे? कैश आउटफ्लो अगर हम लोग करेंगे तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाकर के क्या होगा? माइनस। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बोलिए, बताइए, सब लोग समझ पा रहे हैं? तो तीन तरह की जो एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड है बेटे
फिनेंशियल एक्टिविटी। इस तरह से हमें लगाना है। तो ये कुछ लेजर्स मैंने बनवाए हैं जो आपको मैंने बताए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 22, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और बस 23 एंड ऑनवर्ड्स ये सब मैं आपको करवाऊंगा। और एक बात मैं आप सब लोगों को बता दूं, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एडजस्टमेंट का जो लेवल एग्जाम पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मैं कल आपको करवाने वाला हूं। आज यूं कह लो, आज भी मैंने एडजस्टमेंट्स करवाई हैं। आज जो करवाई है वो बेसिक लेवल है, कल जो मैं करवाऊंगा उसका एक लेवल आपका थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक, तो कल की जो क्लास होगी, वो अगली क्लास जो होगी वो इंपॉर्टेंट क्लास होनी है, मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज इतना काम जरूर करके आइए, क्योंकि इतने काम को करने से ही नेक्स्ट क्लास आपको समझ में आएगी। मैंने आप लोगों को जो इलस्ट्रेशंस करने के लिए दिए हैं आज की क्लास में, इलस्ट्रेशन नंबर 19, इलस्ट्रेशन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 21 और 22, सेम इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल, ये सब आपको करके आने हैं। इनको करने से ही बात बनेगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।